नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे अनुभव का अभाव, चुनाव पर प्रभाव। उत्तराखंड राज्य की सियासत में आजकल केवल मंत्रिमंडल से संबंधित ही चर्चा सुनाई दे रही है। लंबे समय के इंतजार व कयास लगाने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने काफी समय से रिक्त पड़े धामी कैबिनेट की 5 सीटों को भर दिया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट अब पूर्ण रूप से 12 सदस्यों वाली हो गई है। उत्तराखंड की राजनीति में चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन यानी कि 20 मार्च एक अहम दिन रहा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया है। इस विस्तार में भाजपा के 5 विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि आगामी 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और उससे कुछ महीने पहले आचार संहिता भी लग जाएगी, जिससे कहा जा सकता है कि लगभग 8 से 9 महीनों तक की ही अवधि सरकार के पास कार्य करने के लिए रह गई है। वही विपक्ष जिस प्रकार पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा था, अब विस्तार के बाद भी नाखुश दिखाई दे रहा है और एक बार फिर धामी कैबिनेट की टीम पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद मिले हुए विभाग को समझने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है, लेकिन इतने कम समय के लिए हुए इस विस्तार का कोई खास मतलब नहीं बनता। इतने कम समय में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कम समय की अवधि में धामी कैबिनेट के खिलाड़ी किस प्रकार विपक्ष के सवालों के मैदान पर खरे उतरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष को सरकार और सत्ता पक्ष को घेरने का एक और मौका मिल गया है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष के प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, जिसके चलते अब बयानबाजी के तीर राजनीतिक गलियारों में तेजी से चलने शुरू हो गए। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के दूसरे टर्म में पहली बार फुल फ्लेज 11 मंत्रियों वाली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहला मौका था जब सारे मंत्री नए पुराने एक साथ बैठे थे। नए मंत्री जो कि पहली बार विधायक से मंत्री बने, उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आए। नए मंत्री नई ऊर्जा के साथ कैबिनेट बैठक में पहुंचे। तमाम नए मंत्री जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, इनकी ऊर्जा देखने लायक थी। पहली बार मंत्री बने लोगों में राम सिंह केड़ा, भरत चौधरी और प्रदीप बत्रा काफी खुश, जोश में और आत्मविश्वास के साथ नजर आए। खजान दास और मदन कौशिक के पास मंत्री रहने का पहले भी अनुभव रहा है। अपनी पहली कैबिनेट में ये मंत्री सूट बूट पहने नई ऊर्जा के साथ नजर आए। इन मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में शामिल होने का अनुभव साझा किया। वहीं विपक्ष जिस प्रकार पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा था, तो अब मंत्रिमंडल के विस्तार हो जाने के बाद भी नाखुश दिखाई दे रहा है और एक बार फिर धामी कैबिनेट की टीम पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, झील से देखिए। इस मामले में कांग्रेस में मैंने देखा, तिवारी जी के समय मैं भी रहा, सब डॉक्टर जी रहे, प्रताप सिंह जी रहे, सब सीनियर लोग जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों को मौका मिला। आप बीजेपी समय का मंत्रिमंडल देख लो, ये इस समय का मंत्रिमंडल अब परिपक्व मंत्रिमंडल है। जैसे बचकाने टाइप का सा ना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मंत्रिमंडल है ये कोई। आप मुझे बता दो, उनको सीखने के लिए ABC, अब जैसा हमने ABCD, अब जो नर्सरी से ABCD शुरू कर रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। मैं तो विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन तभी कहा, अब हम उनके मुकाबले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, चाहे कुछ कर ले भाई। हमने 6 से शुरू किया, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, हमने 6 से शुरू किया। हमारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। सब पे नहीं है, समय की बात मैं अगर करता हूँ तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, वो सीनियर नेता है। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे तवज्जो देती है, अपने कार्यों को तवज्जो देती है और अल्प समय की बात जो कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है।
धामी के नए मंत्रिमंडल विस्तार पर अब नई बहस शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता दल भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। आगामी 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और उससे कुछ महीने पहले आचार संहिता भी लग जाएगी, जिससे कहा जा सकता है कि लगभग 8 से 9 महीने तक की अवधि सरकार के पास कार्य करने के लिए रह गई है। कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद मिले हुए विभाग में कम से कम 6 महीने की अवधि विभाग के कार्यों को समझने में लगती है। इतने कम समय में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे वो भगवान भरोसे है। वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के इस हमले को लेकर पलटवार किया है। यूकेडी का भी यही मानना है, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है। विपक्ष बार बार विपक्ष का मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि आगे कार्य कैसे करेंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। यूकेडी का ये मत है कि ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और जो अगला आपका विधानसभा सत्र होगा उसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ आपको देना होगा। ये राज्य के लिए उनकी एक सौगात हो सकती है। ये जो चुनौतीपूर्ण समय उनके पास आया है वो कितना इसको भुना पाते हैं, ये देखने के गर्व की बात है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से धामी सरकार बड़ी उदासीन रही, अपने पिछले 4 वर्षों में वो 3 कैबिनेट को नहीं भर पाई, फिर उसके बाद 2 कैबिनेट और खाली हुए, वो भी उन्होंने बिल्कुल नदारत रखे। जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है, और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले 9 सालों से आपने विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ था। तो अब आप जितना भी धामी जी कह दें अपने मंत्रियों को कि क्षेत्र में जाइए, विधायकों को कह दे क्षेत्र में जाइए, अब जनता समझ चुकी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल सफलतापूर्वक सरकार ने पूर्ण किए हैं और इन 4 सालों में अनेक विकास की इबारतें लिखी गई हैं और कांग्रेस उन सब विकास कार्यों से बौखलाई हुई है। कांग्रेस के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख करके कांग्रेस विचलित है और इसी प्रकार से कांग्रेस गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप लगा रही है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तब भी कांग्रेस को आपत्ति थी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तब भी कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस को इस उत्तराखंड के जन सराकरों से लेकर के कोई संबंध नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा भी है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले चेहरों को तरजीह दे रही है, चाहे वो किसी भी दल से आए हों। साथ ही नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि जिस उम्मीद और प्रयोजन के साथ नए लोगों को शामिल किया गया है वो सभी काम पूरे होने चाहिए, पब्लिक के सारे काम होने चाहिए और जनता के बीच सभी मंत्रियों की अधिकतम उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। अब ऐसे में बड़ी चुनौती नए मंत्रियों के साथ ही अन्य मंत्रियों के सामने कम समय में लेकर आ चुकी है, क्योंकि मंत्रालय लेकर बैठे इन मंत्रियों को अब जनता के कामों के साथ अपने क्षेत्र में भी प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। अब 2027 का चुनाव जीतने के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। ऐसे में जनता मंत्रियों के कामों को देखकर ही अगली बार इन्हें सत्ता का स्वाद चखा पाएगी। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। और चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर सिंह रावत जी, प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अर्थशास्त्री जी मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी से करना चाहेंगे। प्रभा जी, 3 साल तक ये सीटें खाली रही, अब सिर्फ और तब तक काम प्रभावित नहीं हुआ, विपक्ष कहता रह गया कि भाई सीटें भर लीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार कर लीजिए, लेकिन नहीं किया गया और अब 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में क्या ये केवल असंतुष्ट विधायकों को साधने के लिए एक चुनावी मजबूरी है, ये जो कैबिनेट विस्तार किया गया है?
देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये कहूंगी हमारा अपना निर्णय है सरकार का कि उनको कब विस्तार करना था कब नहीं करना था, वो उनका अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र होता है। जब उनको ठीक लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन जहां तक रहेगी कि अगर हम किसी भी विभाग की बात करें या जन सुविधाओं की बात करें, तो ये तो नहीं था कि अभी तक उसमें मंत्री नहीं थे। हाँ, बंटवारा कर दिया है, तो वो चीज अलग है कि जो नए विधायक आए हैं उनको हमने दायित्व दिया है। जो पहले विधायक थे, किसी के पास अगर 2 दायित्व थे तो एक जो नए विधायक आए हैं उनको दे दिया है। लेकिन ये कहना कि अगर हमने कुछ चेंज किया है, कुछ बदलाव उसमें हुए हैं और पहले वो चीजें नहीं थी, वो विभाग कार्य नहीं कर रहा था जिस प्रकार मेरे को विपक्ष की बातों से नजर आ रहा है, तो ये बहुत ही निराशाजनक है। देखिए, जब तक विभाग भी सारे चल रहे थे, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसमें कार्य नहीं हो रहा था, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शहरी विकास, तो मैं कहूँगी कोई भी विभाग हो। हाँ, अब मंत्री पद देना या ना देना वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। जब उनको लगा उन्होंने दे दिया। तो देखिए, और जिस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा, तो देखिए हमने पहले ही काम कर लिया है। ये कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, क्या अब तक काम नहीं हुआ? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी आवास विकास, जितने भी विभाग है सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम किसी भी उसमें चले जाएं, कोई भी विभाग देख लें, तो ये कहना कि नहीं अब नए मंत्री बने हैं, तो ये तो बहुत ही निराशाजनक। और मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल इन लोगों को ज्ञान की कमी है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या जवाब दे जब कोई इनसे पूछ रहा है। कभी ये कह देते हैं कि नए मंत्रियों से हमें उम्मीद है, अभी हमें बयान सुना था पिछली बार की गैरसैंण पर ये क्या करेंगे। तो देखिए, गैरसैंण पर तो आप इन लोगों ने क्या करा, जब पहली सरकार बनी थी उत्तराखंड में, जो चुनाव जीत कर आई थी, 5 साल का इनका स्थायी कार्यकाल रहा था, तो तब इन्होंने गैरसैंण की बात क्यों नहीं करी, तभी इन्होंने स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया, उसके बाद भी इनकी सरकार रही, तो इनकी क्या मंशा थी, तब ये क्यों इन्होंने उस मुद्दे को नहीं सुलझाया। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये लोग हमें ही देख रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और फिर जब हम चुनाव में जीतकर आ जाएंगे अपने विकास कार्यों के दम पर जो अभी तक हमने करे हैं, अभी 4 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफलता पूर्वक पूर्ण किए हैं, तब ये वही ईवीएम का रोना रोएंगे, जगह तरह तरह की ये लोग बातें बनाएंगे। तो मुझे लगता है अभी भी समय है, इन लोगों को अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, इनके जो विधायक है वहां पर इन लोगों को काम करना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। और दूसरा एक प्रश्न मैं इनसे पूछूंगी कि आज ये तो हमसे तो मंत्री के बारे में ये बात कर रही है, मैं तो इनसे पूछूंगी आज 5 साल या 9 साल हो गए हैं, इनकी तो प्रदेश कार्यकारिणी तक गठन करने में इनको इतनी समस्या हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, क्या इनके पास आज संगठन के गिनके 10 लोग भी नहीं है जिनको कार्यकारिणी में ये स्थान दे सके, या फिर इतना डर है कि अगर हमने किसी को कार्यकारिणी की मैं बात कर रही हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मंत्री बनाइए विधायक, तो इनको तो कार्यकारिणी के लिए या तो इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, या आज कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको कौन सा पद दें। तो देखिए, ये हालत तो आज कांग्रेस की है, तो मुझे लगता है इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कुछ जनता के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, कोई विजन अपना रखना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, वापस आएंगे आपके पास। मनोज सैनी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या? अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा था तो आप हाय तौबा मचा रहे थे कि लोग कैबिनेट विस्तार नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने कैबिनेट विस्तार कर लिया तो आप कह रहे हैं समय कम है। कांग्रेस चाहती क्या है? यशस्वी जी, आप यशी देखिए जी। कि अभी यशी जी आप देखिए, अभी 23 तारीख को धामी जी ने 4 साल बेमिसाल किया, जबकि 4 साल उत्तराखंड बेहाल। और आप ये देखिए कि इन्हें अंतिम समय में, अंत समय जो इनकी सत्ता का है वो अंत समय चल रहा है, और 2027 में धामी सरकार जाने वाली है। उससे पहले ही ये जो बगावती सुर भाजपा में और भाजपा के विधायकों में उठे, चाहे वो अरविंद पांडे जी या और हों, उन बगावती तेवरों को कम करने के लिए मजबूरी में इन्हें 6 महीने 8 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। ये इनकी मजबूरी थी। और जो 4 साल में इन्होंने कोई रोड मैप नहीं दे पाए, कोई विकास नहीं कर पाए। भी मैं भाजपा की प्रवक्ता को सुन रहा था, चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बड़े वो काम किए हैं। हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, और वो मेडिकल कॉलेज आज तक भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। तो ये जो धामी सरकार है, ये इसकी विदाई 2027 में तय है, और ये आखिरी इनका सत्ता होगी। इतना ही नहीं, आप देखिए जितने भी जनहित के मुद्दे अभी मुझे बताए गए हैं हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने,
तो इनमें के पास ना तो कोई जनता के हित के मुद्दे हैं, जिस तरह से अभी रसोई गैस की भी किल्लत पूरे प्रदेश में चल रही है, और ये सरकार की जो गलतियां हैं वो सरकार की गलतियां आम जनता भुगतने को तैयार है। ये इनकी दावा है कि डॉक्टरों को मरीज नहीं मिल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर है ही नहीं तो मरीज कहाँ जाए। मरीज मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और वहां पर उनकी जेबें काटी जा रही है इलाज के नाम पर। तो ये तो इनकी नीतियां हैं। अब आप देखिए कि अरविंद पांडे जी ने पूरा इनके खिलाफ बिगुल बजाया था और उन्हें शांत करने के लिए फिर 2-3 बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचे। ये कांग्रेस की बात कर रही है। कांग्रेस तो अपना एकजुट है, और आपने सभी ने देखा होगा, चाहे वो जब हमारे गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने सब थे, और पिछले दिनों से आप देख ही रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। अब भाजपा बौखलाई हुई है और 2027 में जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी भ्रष्ट महिला विरोधी युवा विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंकना है। और आप देखिए अंकिता भंडारी वाले मामले में भी, जो हमारी स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है अंकिता भंडारी, बहन अंकिता भंडारी, उसको न्याय दिलाने के लिए भी जो इनको जिन सज्जन के नाम पे इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उसके नाम पे संस्तुति की सीबीआई जांच की, तो उसी जांच का भी अभी तक पता नहीं है। अब ये सब हमारी उत्तराखंड की जनता देख रही है कि ये जो जन विरोधी और सरकार है, धामी सरकार, इसका जाना 2027 में निश्चित है। ठीक है, हम वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अर्थशास्त्री जी जुड़े हुए हैं, मनोज ध्यानी जी। मनोज जी, एक कैबिनेट मंत्री का वेतन, भत्ता, स्टाफ सुरक्षा और सरकारी संसाधन, ये सब करदाताओं के पैसे से चलता है, और महज 8 से 9 महीने के कार्यकाल के लिए 5 नए मंत्रियों का भारी भरकम सेटअप खड़ा करना वित्तीय अनुशासन है या जनता के पैसे की बर्बादी है? यशी जी, सबसे पहले तो आज अष्टमी है, नवरात्र का भी प्रारंभ है, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको। मैं जो मैं बात कहना चाहता हूं वो यह है कि अभी जिन 5 मंत्रियों को मंत्री पद जिन एमएलएस को दिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनको मंत्री पद मिला है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ अचीव हुआ है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अब आते हैं राज्य की दृष्टि से कि राज्य के कितने लाभदायक होगा, कितना नहीं होगा। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो नए लोग रहते हैं उनको पहले स्टेट मिनिस्टर बनाया जाता है, उनको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसके बाद फिर फर्दर वो अपग्रेड होते हैं। तो यहाँ पर वो मापदंड सरकार ने रखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं एक बात जो कह देना चाहता हूँ ये है कि हमारे जो ये जिनको मंत्री पद दिया गया है, ये एक चीज़ दर्शा रहा है, वो है कॉन्फिडेंस ऑफ करंट लीडरशिप। तो आज की जो लीडरशिप उत्तराखंड में है, इसका मतलब वो लीडर अपने को काफ़ी मजबूत महसूस किया है उन्होंने, और साथ साथ में अब उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को। ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि उनको कितने कैबिनेट रखना है। एक जो मिनिमम स्लैब जो है आदरणीय अटल जी के समय बना था कि आप कैबिनेट की सीमित संख्या रखेंगे, तो उसको पूर्ण किया है। तो डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी हर समय वेलकम साइन होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आपने बात बोली कि एक्सचेकर पे कितना बर्डन आता है, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो लगातार कर्जे पे चल रहा है, और हमारा बहुत सारा पैसा जो है कर्जे से ही हम इस तरीके से हो रहा है कि कर्जा लेते रहो और घी खाते रहो। तो उस स्थिति में राज्य है, राज्य को वित्तीय अनुशासन की ओर जरूर पढ़ना चाहिए। और जब हम मैं जब इसको व्यापक दृष्टिकोण में जब इसे कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे ये कभी बड़ी चिंता होती है जब हम देखते हैं कि मल्टी करोड़ रुपीस जो है वो सैलरीज और पक्ष में चला जाता है, एमपी लेड फंड्स में, लेजिस्लेटिव जो फंड्स हैं उसमें पैसा होता है, लेकिन वो टीन टप्पर बनाने में,
छोटे मोटे पुस्ते डालने में और मतलब जो अनप्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिविटी होती है कि जिसमें पैसा लगे और उसके बाद उसका उत्पादन जो पैसा जो लगा है उसका कहीं कुछ रिटर्न आए समाज को, तो वो इस तरीके के रिटर्न्स नहीं आते। जस्ट अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को सर्व करने वाली जो मेथडोलॉजी है उस पे काम हो रहा है। और वो इलेक्शन को ऑब्वियस है कि जो 2027 में चुनाव होने हैं उसको दृष्टिगत ऐसा किया जा रहा है। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को आपने बैलेंस करने की कोशिश की है, कुमाऊं मंडल से हरिद्वार को थोड़ा लार्जर एस्पेक्ट दे दिया आपने, शेड्यूल्ड कास्ट सेगमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं मंडल को साधने की राजनीतिक रूप से साधे, और वो राजनीतिक दर्शन है उस पार्टी का, वो उनका मेथडोलॉजी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अगर ये फ्रूटफुल हो जाए, इससे कुछ रोजगार का सृजन हो जाए, इससे कुछ राज्य का भला हो जाए, तो इट्स ऑलवेज वेलकम। मुझे लगता है रुद्रप्रयाग कि जरा इस पर भी बात करेंगे हम कि ये जो अभी प्रभा जी ने ये बात कही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मंत्रिमंडल विस्तार करना था तो उन्होंने कर दिया और जब उनका मन होगा वो मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। इस पर भी आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लासर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अनुभव का अभाव, चुनाव पर प्रभाव। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बलबीर सिंह रावत जी का रुख कर लेते हैं। बलबीर जी, आपको लगता है कि ये जो विस्तार हुआ है इसमें पहाड़ और मैदान का एक सटीक संतुलन जो है वो नजर आ रहा है या सिर्फ 2027 की वोट बैंक की इंजीनियरिंग है? नमस्कार एंकर, मेरे समस्त एनालिस्ट को जय उत्तराखंड। अभी ध्यानी जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि ये पहाड़ी प्रदेश है, छोटा प्रदेश है और यहाँ पे लगातार जो है कर्ज का बोझ उत्तराखंड के आम जनता पे डाला जा रहा है। तो ये चुनावी साल है। भाजपा की प्रवक्ता अभी कह रही थी कि हम मुख्यमंत्री धामी जी जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, जब मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इन लोगों का घमंड कहीं ना कहीं बोलता है ये, जो इनकी बातों से भी पता चलता है। और आम जनमानस क्या, आम कार्यकर्ता बीजेपी का आज जिस तरह से त्रस्त है, आज हम बात करें उत्तराखंड के अंदर में जो भी आम जनमानस जुड़ रहा है उसको इनके घमंडी उत्तराखंड विरोधी नेता जिस तरह से धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि 2027 अंतिम साल है इनका, बीजेपी के घमंड का। साथ ही कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी वाला केस के लिए कितनी बार धरने पे बैठी है कांग्रेस, कितने बार कांग्रेस के नेताओं ने वहां पे लाठी डंडे खाए हैं। खाली टीवी के न्यूज चैनलों पे आकर के अपने वोट बैंक को बढ़ाने की राजनीति जो है ना वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता समझदार हो गई है, जनता सारी चीजें समझती है और देखती भी है। उत्तराखंड को जिस हिसाब से इन्होंने आज गर्दिश में ढकेला है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र है, आज 98% पौड़ी, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन खाली हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को साधने और उनको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने किया है। आज पहाड़ के क्षेत्र से ये बोल रहे थे कि महेश जीना को ये लोग विधायक जो महेश जीना है उनको इन्होंने पहले नाम आया था कि मंत्रिमंडल में डालेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक ही उनको साइड कर दिया जाता है। मुन्ना सिंह चौहान जो इतने अच्छे बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने साइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो पहाड़ की आवाज उठाते हैं और एक चाहते नहीं है कि पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ की आवाज बने विधानसभा में। सिर्फ इनको गुजरात के इशारे पे काम करना है, गुजरातियों के इशारे पे काम करना है, पहाड़ को लूटना है और अपने लोगों को कमीशन, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देना है। बड़े बड़े सफेद पोस्ट बिल्डिंगें बना दी गई है आज हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूलों के नाम पे। 3300 स्कूल बंद हुए हैं उत्तराखंड के अंदर में। किसकी विफलता है ये?
सरकार की विफलता है। अब उसके अंदर जनता का पैसा लगा है ना, जो बिल्डिंगें बनी है, हॉस्पिटल के नाम पे सफेद पत्थर बिल्डिंगें आपने बना दी है वहां पे, तो किसके पैसे से बनी है? क्या भाजपा ने वो अपने जेब से डालेंगे? इनके विधायकों को कितने कभी इन्होंने बोला है कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कि उत्तराखंड जो है आज गरीबी में जा रहा है, कर्ज बढ़ रही है पर व्यक्ति पे, तो हम लोग जो है नहीं लेंगे तनख्वाह तो इनको हर वक्त बढ़ानी है। अभी पिछले सत्र में इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई है विधायकों की, तो कांग्रेस के नेताओं ने क्यों विरोध नहीं किया? भाजपा के लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? अगर पहाड़ी प्रदेश कमजोर हुआ है, किसकी गलती से कमजोर हो रहा है? गैरसैंण राजधानी की बात हुई है, केवल नौटंकी करने के लिए आप गैरसैंण में गए हो? सिर्फ और सिर्फ ये साल इसका आखिरी साल है बीजेपी कांग्रेस का, और उत्तराखंड की जनता तरस खा चुकी है इनकी नीतियों से, और ये अंतिम साल है। ठीक है, वापस आएंगे, प्रभा जी का रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, अभी विपक्ष ने कहा कि जो मंत्री हैं उनको विभाग समझने में करीब 6 महीने लग सकते हैं, तो क्या ये मंत्री सिर्फ फाइल पलटने के लिए बनाए गए हैं या वाकई धरातल पर कुछ बदलाव आ पाएगा? देखिए यशी जी, पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दूं उससे पहले मैं अभी कांग्रेस और यूकेडी को सुन रही थी। देखिए यूकेडी जो है प्रवक्ता, उन्होंने बहुत सारे सवाल कहूँ या प्रश्न के, तो मैं ये कहूंगी यूकेडी को भी ऐसा नहीं है कि जनता ने इनको मौके नहीं दिए थे। इनको इससे पहले इनको भी बहुत मौके दिए थे, लेकिन जब इनको मौके दिए, एक क्षेत्रीय दल अगर ये, हम भी कहते हैं कि जब आंदोलन उत्तराखंड का हुआ था ये लोग लड़े थे, लेकिन क्या ये उसी विचारधारा के साथ नेतृत्व में जब इनको दिया, इनके विधायक बने, तो क्यों ये फिर राष्ट्रीय दलों में शामिल हो गए? इनसे भी तो जनता पूछना चाहेगी। तो अब जो जनता का विश्वास है वो इनसे हट गया है। उनको पता है अगर ये लोग आएंगे तो दोबारा ये लोग भी सत्ता पाने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ये लोग शामिल हो जाएंगे राष्ट्रीय दलों में। तो इसलिए आज आप ये बता दीजिए कि ये भी तो चुनाव मैदान में जाते हैं, तो कितना वोट प्रतिशत इनका होता है? बिल्कुल भी जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, ये कह रहे थे कि कर्ज की सरकारें, देखिए अब यशी जी ये तो एक बिजनेस का वो पैटर्न होता है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे देश की, राज्यों की बात करें, कोई भी बिजनेस सेटअप होते हैं तो वो आपसे लेन देन से ही होता है, वो एक अलग तरीका होता है काम करने का। लेकिन ये कहना कि हम ही लोग कर रहे हैं, हमें ही ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात मैं ये कहूंगी ये लोग कह रही है। दूसरा मैं ये कहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर कह रहे थे गैस सिलेंडर की ये बात करते हैं, तो देखिए गैस सिलेंडर की कमी क्या हमारे राज्य में हो रही है? आप ये देखिए कि हमें तो शुक्रिया करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, आज वहां पे पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी हो गई हैं, क्या यहाँ पर कितना बढ़ा है? आप ये बता दो, आज 26वां नियर अबाउट 1 मंथ होने वाला है इस लड़ाई को। अगर बढ़ भी जाते तो भी हम ये नहीं कह सकते थे क्यों बढ़े हैं, लेकिन ये तो जैसे बैठे हुए हैं कि कब 2 रुपए भी बढ़े यहाँ पर और हम खड़े हो जाए कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। अरे पूरे विश्व में की बड़ी बड़ी ताकतें, एक अमेरिका है जिसको हम कभी कहते थे विश्व शक्ति है, आज उसका क्या हाल हो रखा है? रोज झूठे बयान वो दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, ट्रम्प की बात पर विश्वास करेंगे। तो ये लोग कैसी बातें करते हैं यशी जी, मेरी समझ में ये चीजें नहीं आती हैं। तो इनको पहले पढ़ लेना चाहिए और तभी आके मैं ठीक है, अगर आपने सबके सवालों के जवाब दे दीजिए प्रभा जी, तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आखिर ये जो आपने मंत्री मंडल विस्तार किया है, इनको आप लेकर आए हैं, इनको जो, क्योंकि इसमें नए चेहरे हैं, सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनको पुराना अनुभव है, बाकी नए लोग हैं, तो उनको समझने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होगा, वो वक्त उनके पास नहीं है। तो ये सिर्फ बैठकर, ये सिर्फ और सिर्फ बैठकर सरकार का बोझ बढ़ाएंगे, इनकी तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे, सुरक्षा देंगे, कर्मचारी देंगे, स्टाफ देंगे, तमाम चीजें करेंगे, उसका बोझ अल्टीमेटली किस पर पड़ेगा? सरकार पर। सरकार किससे वसूलेगी? जनता से। देखिए यशी जी, ऐसा नहीं होता है। पहले तो मैं ये कहूंगी जब तक मंत्री नहीं थे, तो मैं वही बोल रही हूँ आज, तो क्या अभी तक स्वास्थ्य में काम नहीं हो रहा था? ये कह रहे थे इनके पास तो मंत्री नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग में तो जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा था, या स्वास्थ्य मंत्रालय था ही नहीं क्या? इससे पहले हमारे और मंत्रालय नहीं चल रहे थे? परिवहन मंत्रालय नहीं चल रहा था क्या? यहाँ पे नई नई इलेक्ट्रिक बसें जो आई है वो नहीं चल रही थी? लेकिन नहीं, ये लोग मतलब इस प्रकार से बातें करते हैं कि मेरे को लगता है कि पता नहीं केवल विरोध करना, अगर ये विपक्ष में है तो विरोध करनी एक रणनीति रह गई है क्या? इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता को पता है, प्रदेश की, उत्तराखंड की जनता, मैं स्वयं ये मानती हूँ, बहुत बुद्धिजीवी है, उनको पता है कि क्या सरकार ने काम किया है। दूसरा मैं ये इनको बताना चाहूंगी, क्या जो लोग बने हैं वो आज के विधायक, वो अनुभवी, कितने अनुभवी हैं? वो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में वो रहते हैं, काम करते हैं, उसके आधार पर ही 2-2, 3-3 बार के वो विधायक है। तो अगर उनको दिया है, उनकी योग्यता के बल पर उनको बनाया गया है मंत्री, और जिस क्षेत्र
क्षेत्र में वो रहते हैं वहां की जनता से पूछिए कि वहां पर रह के वो कितना वो लोग काम नहीं करते तो हैं। प्रभा जी ये एक कहना सेकंड, कि मुख्यमंत्री कोई पुष्कर मंत्री सिंह बनेगा, धामी ने उसका अपना एक सेकंड portfolio प्रभा होता जी, है, उसके मुख्यमंत्री अनुसार पुष्कर जो सिंह धामी मंत्री ने को दिया जाता है, निर्देशित वो दिया किया है जाएगा। कि जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। चूंकि पुराने मंत्रियों से क्या धामी जी संतुष्ट नहीं थे, जो उनको नई फौज लानी पड़ी है? ये सवाल बहुत क्लियर कट है। या तो आप पहले के लोगों से संतुष्ट नहीं थे। नहीं देखिए मंत्री, अगर हम उत्तराखंड का देखें तो 2027 की एक रूपरेखा तैयार की, क्योंकि कहीं ना कहीं धामी जी ये समझ रहे हैं कि इससे पहले जो मंत्री थे वो जनता के बीच गए नहीं, जनता की सुनी नहीं, तो उन्होंने एक नई फौज लाई। ये साफ किया। जनता के हर मंत्री की अपनी मैं कहूंगी योग्यता होती है, उसके अनुसार सभी काम करते हैं, अपने क्षेत्र में सभी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र होता है। और जब प्रभा जी, लेकिन जनता क्या डिग्री देखकर आपको वोट तो नहीं देगी ना? जनता तो आपके काम देखकर आपको वोट। एक सेकेंड प्रभा जी, मुझे ये बताइए, वोट क्या डिग्री देखकर मिलते हैं? नहीं ना, वोट तो तब मिलता है ना जब आप जनता के बीच जाएंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता की समस्याओं को रखेंगे। तो यशी जी हम यही तो कह रहे हैं। तो ये तो साफ सीधा मतलब है ना कि आपके पुराने जो मंत्री हैं वो गए नहीं लोगों के पास, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना तक नहीं। उत्तराखंड में यशी जी, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई थी ना, वरना यहाँ तो सब लोग कहते थे इस बार कांग्रेस है, ये एक अगली बार बीजेपी है, फिर कांग्रेस है। तो जब हमने पहले काम अच्छा किया था तभी तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास जताया, अपना आशीर्वाद दिया। हम यही कह रहे हैं कि हम अपने विकास जो हमने किया है, हमें अपने विकास कार्यों पे विश्वास है। हम जब 2022 में सत्ता में आए थे, हमने जो जो चुनावी वादे जनता से किए थे, आज हमने वो सारे चुनावी वादे धरातल पर उतारे हैं। और हमें विश्वास है कि हम उन्हीं चुनावी वादों के साथ और वही विकास कर रहे हैं कि हमने कितने पूर्ण किए हैं, हम पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। और अभी परसों ही जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 साल पूर्ण हुए थे, उन्होंने खुद जनता को बताया ये कार्य थे जो जो हमने सारे पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, मनोज सैनी जी प्रभा जी की बातों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मनोज जी मेरा एक और सवाल है, उसका भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी। और सवाल सीधा है कि आप जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो अभी प्रीतम सिंह जी बधाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि आपने कांग्रेस खेमे के लोगों का ख्याल रखा है, धामी जी को बधाई दे रहे थे कि कांग्रेस खेमे का ख्याल रखा है। तो आज सवाल कैसे उठा रहे हैं उनके काम पर? क्या आपको अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है? आपकी ही पार्टी से गए हैं वहां। जी यसी जी, क्या आपकी पार्टी में भी वो इतने ही स्लो थे? आपको लगता है कि आज डिजिटल जमाना है, सारी चीजें, उनको इतना समय लग जाएगा ये चीजें करने में? पहले तो मैं यूकेडी और जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता हैं बहन, उनका सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि वैसे यूकेडी में का तो कोई अस्तित्व है नहीं ना, इनका कोई विधायक है। और रही बात, इन्होंने भी अंकिता भंडारी की, तो अंकिता भंडारी की जो बात की बहन की, 2027 में उसको आपके पास खाली पहाड़ प्लेन का मुद्दा, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं, और उसमें भी आप जनता ने आपको सिखा दिया। और रही बात भाई, बलबीर जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, तो सुनने में आसानी होगी। मैं चुपचाप रहा। और हमारी इनके पास तो पहाड़ प्लेन के अलावा कोई मुद्दा है नहीं, और ये वही करना चाहते हैं। इन्हें पता नहीं है कि बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा भी कांग्रेस ने सबसे पहले कांग्रेस नहीं उठाया। नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी अगर पहाड़ की बात नहीं करेगी तो यूकेडी अगर कर रही है तो क्या बुराई? पहाड़ को कितना पूछ रहे हैं आप लोग? पहाड़ की तो ऐसी दुर्दशा करके रखी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और अगर अब आप कह रहे हैं कि यूकेडी तो सिर्फ पहाड़ की बात करिए, अरे नहीं करेगी क्या पहाड़ की बात? पहाड़ कहीं अलग है। पूरे उत्तराखंड की बात करनी पड़ेगी मैडम, ये उत्तराखंड है, पूरे उत्तराखंड की बात करने की। यहाँ पे पहाड़ प्लेन नहीं चलेगा, यहाँ उत्तराखंड की बात करेंगे। और उत्तराखंड की जैसी आपने पूछा, ये इनके पास एक भी ऐसा विधायक नहीं था बीजेपी का जो इन्होंने अभी मंत्रिमंडल विस्तार किया कि जो मंत्री बनने लायक हो। वहां भी कांग्रेस के जितनी विचारधारा के लोग थे उन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह दी है अधिकतर को। आज भी देखिए जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी हैं, उन पे वो भी कांग्रेसी विचारधारा के हैं। आप कैड़ा जी कांग्रेस विचारधारा के हैं, मैडम मैं आपके बीच नहीं बोला। और आप इतना समझ लीजिए कि इनके पास ऐसे योग्य विधायक भी नहीं है, तो गए अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है, बना सके। दूसरी बात यह है कि अब आपका कहना 8 महीने रह गए हैं, 8 महीने में तो मैडम इनको विभागों का काम समझने में लग जाएगा। इन्होंने सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए और जो भाजपा में बगावत के सुर उठ रहे थे उसको रोकने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया है। और जनता समझ चुकी है कि इनकी जो कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये अंग्रेजों के जो डिवाइड एंड रूल था उसको लेके चलते हैं। और अब धामी जी
आप देखना 2027 में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। और इसकी शुरुआत मोदी के अंत की शुरुआत, सत्ता के अंत की शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है 2027 में। ये बौखलाहट है धामी सरकार की, ये बौखलाहट है धामी की जो चुनाव से चुनावी वर्ष में 8 महीने ठीक है पहले मनोज जी, मंत्रिमंडल मुझे का विस्तार मोटे मोटे किया। तौर पे ये बता दीजिए कि अगर ये आपके इन्होंने खिलाड़ी अपने 5 उतार दिए हैं, ठीक है, आपके पास क्या है? हमारे पास तो मैडम बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। उनमें हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी, भाई गणेश गोदियाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, करण महाराज जी। हमारे पास तो पूरी एक टीम है, 5 पांडव है हमारे पास जो लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं सुनते, एक दूसरे में गुटबाजी करते हैं। ये बीजेपी की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। प्रभा जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बीच में इंटरप्ट करे, प्लीज 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 डोंट इंटरप्ट। मैं आऊंगी ना, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, 1 मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हरीश रावत जी गुट में है और हरक रावत जी कौन से गुटबाजी अलग चल रही है, करण महाराज जी की अलग गुटबाजी चल रही है। तो आप ये बता दीजिए 5 जो लोग हैं तो अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, 5 लोग ही अगर साथ हो जाए तो हमें प्रभा जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछे उनके जवाब आपके पास है नहीं। कांग्रेस से लड़ने के लिए आपके पास भरपूर समय, रुक जाइए जरा, उनको बोल तो लेने दीजिए। जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, हमारी पार्टी अपने को खुद देख लेगी। इनकी गुटबाजी देखिए। इन्हीं के सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार संसद में, लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाया है और ये हमारे यहाँ गुटबाजी की बात कर रहे हैं। विधायक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल खुश है। 1 सेकेंड मनोज जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सदन में मुद्दा भले उठाया, उसके बाद उनको दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने कोई मुद्दे नहीं उठाए ना। यहाँ संगठन से काम चल रहा है, यहाँ पर संगठन है। आपके कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही, और मैं एक बार नहीं 1000 बार इस बात को कह चुकी हूँ कि कांग्रेस में हमेशा यही समस्या है, वहां पे हर आदमी अपने आप को तीरंदाज समझता है, उसको वहां दिल्ली में बैठे लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कम से कम एक फटकार पड़ती है तो चुप हो जाते हैं लोग। एटलीस्ट वो अंदरूनी गुटबाजी धरातल पर नहीं आती, पब्लिक डोमेन पर नहीं आती, लेकिन आपकी तो दिखती है। कह रहा है विधायक, कुछ कह रहे हैं, अभी आपने देखा नहीं कुमाऊं से हमारे जो विधायक थे उन्होंने सरकार पर कितना हमला बोला। फिर 2-3 जो बड़े नेता थे बीच बीच में इनके विधायकों ने कार्यशाला को लेकर, कार्यों को लेकर कई सवाल उठाए हैं, नो डाउट उठाए। और अगर अपनी ही सरकार में किसी को कुछ कमी नजर आती है, अगर वो काम को लेकर सवाल उठाते, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को समस्या होनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, जनता की बात तो करेंगे ही ना। निजामुद्दीन जी ने विधानसभा में आया कि खनन कैसे होता है, किस खनन की परमिशन दी गई है। जो मंत्री थे, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन पर जवाब नहीं बना। पोकलैंड चल रही है, जेसीबी में सबसे ज्यादा राजस्व लेने वाला या आने वाला उत्तराखंड राज्य ही है। और ये भूल गए हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और हिमाचल से प्रतिनिधि मंडल में इनको नॉलेज अपडेट कर दो। कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड और वो उत्तराखंड में इसलिए आया था कि आप खनन में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और राजस्व कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। रुकिए मनोज जी रुक जाइए, मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक तरफ तो जहाँ मैं ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर वाला फेज है ये, और क्या हम उत्तराखंड के लोग क्या इसको झेलने की क्षमता, 1 सेकेंड प्रभा जी रुक जाइए जरा, क्या ये झेलने की क्षमता रखते हैं उत्तराखंड वासी, या जिस तरीके का ये चल रहा है। साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो 5 लोग और ऐड किए गए हैं, कुछ कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हैं, नए लोग हैं, कुछ 2 लोगों को अनुभव है, बाकी के 3 लोगों को नहीं है, इनको सीखने में जो समय लगेगा। ये साफ समझ आ रहा है कि 2027 की चुनावी बेसात बिछाने की पूरी कोशिश की गई है, और स्पेशली जब ये कहा जा रहा है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, चूंकि इससे पहले जो मंत्री रहे हैं कई कंप्लेंट्स आई कि वो जनता के बीच में नहीं गए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? कहीं ना कहीं 2027 की राह जो है बीजेपी के लिए आसान नजर आ रही है या नहीं? चुनाव जो 2027 का है, राजनीतिक पार्टी कोई भी जो स्टेप उठाएगी, कदम उठाएगी, उसके पीछे राजनीतिक रूप से निर्णय लेगी, क्योंकि उसे राजनीति करनी है। और राजनीति करनी है, इसलिए राजनीतिक 2027 की दृष्टि को
दृष्टिगत ये निर्णय लिए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सभी राजनीतिक विश्लेषक इसको मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट। मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब ये सरकार प्रथम बार जिसमें धामी जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे, उस समय एक कमिटमेंट था, पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त को गठन कर लेंगे, लेकिन आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ। अभी हमने देखा है इरिगेशन स्कीम हुआ, लगभग 17 करोड़ का इरिगेशन हॉर्टिकल्चर गलत सैपलिंग्स लगाने की वो रहा। सीबीआई की जांच हुई, लेकिन सीबीआई की जांच को जो कोर्ट का आदेश था उसको नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई। तो अब वो सैपलिंग्स जो थे वो सेब के पेड़ों के थे, सब जानते हैं, पहाड़ों में लगते हैं। अभी बात आ रही थी पहाड़ की, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ डेलिबरेटली कि एमपी जो एमएलए लेड फंड्स होता है वो करीब 350 करोड़ का उसका आउटले है। और जब अगर हम 2017 से 2020 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर आप उन आंकड़ों में देखेंगे तो आप देखेंगे 940 करोड़ के आसपास जो है टोटल एमएलए लेड्स को मिला था, और उसमें से 25% अनस्पेंट रहा। और अनस्पेंट उसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे कम किसने खर्चा किया जो वो है, तो 40% उस समय केदारनाथ के एमएलए का आया था। तो क्या जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे उसमें आज के मंत्री हों या सत्ता पक्ष के एमएलए हों या विपक्ष के हों या निर्दलीय हों, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी ऐसी आ रही है कि वो उत्तराखंड के युवाओं का या नागरिकों के उसमें एक बेहतरी ला पा रहे हैं? मैं आपको जस्ट अगर एक कंपोजिशन देखेंगे आप, तो जनरल जो सामान्य वर्ग जिसे हम बोलते हैं, सामान्य वर्ग का लगभग 78% जो हमारे 70 एमएलए हैं, 78% हिस्सा सामान्य एमएलए सामान्य जन से आते हैं। क्या वो 78% जो समाज है वो इन जो एमएलए लेड फंड्स हैं उनसे लाभान्वित हो रहा है, वहाँ कार्य योजनाओं से लाभान्वित हो पा रहा है कि नहीं? जो हमारे शेड्यूल कास्ट है 19% जिनकी आबादी का आता है, क्या वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 3% जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो जनता में यह आक्रोश क्यों है? या जिनको मंत्री का दायित्व दिया जा रहा है वो भ्रष्टाचार की तरफ क्यों लीन हो जा रहे हैं? और वो तब क्योंकि उनको ऑलरेडी 2.4 लाख मतलब 2,40,000 के आसपास, 4,000 के आसपास जो ड्राइवर भत्ता होता है, सैलरी होता है, उनका जो अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं। लगभग 24 लाख रुपए उनको सालाना मिलता है अपने उसमें। उसके बावजूद भी ऐसी ग्रीड क्यों है कि जब हम चुनाव में जब उसका आकलन करते हैं और जब वो एफिडेविट फाइल करते हैं तो देखते हैं उनकी जो आय की संपत्ति है वो अगर वो रिपीट हुए हैं तो आप देखेंगे कि मतलब आई वॉज अमेज्ड कि 720% तक उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये जो चिंताएं हैं कि आप फंड का जो नागरिकों के हित के लिए जो फंड है क्या उसका सही प्रयोग, जो वित्तीय भार है वो तो आम जनता पर ही पड़ना है। खैर वापस आएंगे, बलबीर जी का रुख कर लेते हैं। बलबीर जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी। यशी जी, ऐसा है कि हम उत्तराखंड के प्रमुख विपक्षी दल है आज की डेट में। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो, और थोड़ा समय हमें अगर आप देते हो तो अच्छी बात है। प्रभा जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, बार बार एक ही शब्द रिपीट कर रहे हैं। तो पिछले 4 साल से जब मुख्यमंत्री जी 18 पद अपने पास रख के बैठे हुए हैं और लोकसभा जो उनका सदन होता है, सोमवार को विशेष सदन आता है जिसमें मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो 4 साल में वो सोमवार आया नहीं कभी। क्यों नहीं आया? जब 18 आप अपने पास पद लेके बैठे हुए हो तो जिम्मेदारी किसकी है? आप किसने चुना? आपको हारे हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी की कृपा से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है उत्तराखंड की जनता पे। धाकड़ धामी, हैंडसम धामी 3,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए जाते हैं केवल धुरंधर धामी। तो उसके बाद जो है धामी वापस से आता है 5 साल बाद, धामी इज रिटर्न। और जब धामी इज रिटर्न होता है तो उत्तराखंड की जनता समझ जाती है कि ये जो रिटर्न हुआ है ना
इस हवाई जहाज के अंदर केवल चाइना का ये भरा हुआ था गुब्बारा, ये धामी उड़ गया और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने आवाज उठाई। कौन सी आवाज उठाई जी आपने? अंकिता भंडारी के लिए बलबीर हमारे जी देखिए, आशुतोष ये जी जो जेल 5 में- लोग मंत्रिमंडल में लाए गए हैं, अब ये देखना होगा कि ये क्या कुछ करते हैं और कितना इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। चूंकि वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे थे, जहां एक और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लगातार चर्चाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं कि जब समय कम है तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया गया है। हालांकि 2027 की बरसात कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर माना जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।